हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैंने आपके साथ इसमें आज जो पेपर लिया है वो है हमारा MEEC 507। ये हमारा MA इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट है। मैंने इसमें आपका जो जून 2025 में अभी जो लेटेस्ट आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। मैं आपके साथ पहले इसमें डिस्कस करूंगी सेक्शन बी। और इससे पहले मैं आपके साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ 507 के जितने भी है। बस एक हमारे पास 2022 आपका जो दिसंबर का उसका रह रखा है। इसके अलावा 2024 के दोनों पेपर है जून दिसंबर के वो हो चुके हैं। आपका 2023 के भी हो चुके हैं। 2022 का भी जून का हो चुका है, बस अभी दिसंबर वाला रह रखा है। ये आपका 2025 है। इस तरीके से टोटल आपके पास प्रीवियस ईयर के 7 क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये अभी मैं 2025 वाला डिस्कस कर रही हूँ जो भी लेटेस्ट हुआ था। आपका क्वेश्चन उसमें पहले पूछा गया है, व्हाई इज नेसेसिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी का। तो वो ये पूछ रहा है कि भारतीय आर्थिक विकास की भारत के आर्थिक विकास हेतु कृषि का जो विकास है वो क्यों आवश्यक है, ये हमसे पूछा गया है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो, जो आपका एग्रीकल्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर है वो बहुत ही नेसेसरी है हमारे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन सब रीजन के कारण। ठीक है, वन बाय वन करके रीजन जान लेते हैं। तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले 2 लाइन में इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे कि एग्रीकल्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। फिर आप लिख देंगे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, पहला आपका है मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो, इंडिया में आज भी जो हमारी लार्ज पार्ट है पॉपुलेशन का वो आज भी मतलब कृषि पर निर्भर रहती है अपने रोजगार के लिए। तो अगर इतनी अभी भी मतलब भले ही कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसका कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, बट हमारी आज भी स्पेशली जो रूरल एरियाज की जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी आज भी क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी करके मतलब खेती करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। वहाँ जंगलों से उनको लकड़ी मिल जाती है, फॉरेस्ट से। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा मतलब खेतों से उनको मतलब जो फूड सिक्योरिटी वगैरह होती है वो सब मिल जाता है। तो डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर का इंक्रीज करती है उन लोगों की इनकम को और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी, स्पेशली रूरल पीपल। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है फूड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। एग्रीकल्चर जो है वो हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। गेहूं हो गया, चावल, दालें, फल, सब्जी, इतनी सारी चीजें हमें सब कहाँ से मिल रही है, खेतों से मिल रही है। तो ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी जो इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ठीक है, उसको ये क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड सिक्योरिटी कर रही है प्रोवाइड। और ये हमें हेल्प करती है, अगर हमारे एग्रीकल्चर का अच्छे से विकास होगा तो खाने की कोई कमी नहीं होगी और इन्फ्लेशन को भी ये कंट्रोल करेगी। सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज, इसमें यही है कि बहुत सारे इंडस्ट्री हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल के लिए किस पे निर्भर करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। आप जैसे आपकी जो कॉटन, जैसे कॉटन हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कहाँ से मिलता है, खेती से। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना हो गया, जूट इंडस्ट्री के लिए जूट हो गया। तो वही है कि बहुत सारी इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर का अच्छे से विकास होगा तो ये और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगी। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, वही है कि एग्रीकल्चर जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है, लोगों को रोजगार भी दे रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, क्योंकि जो डायरेक्टली जो लोग इस खेती बाड़ी में लग रखे हैं, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किस में देगी, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यहीं से तो जुड़ रखा है। ट्रांसपोर्ट में देगी, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, फार्मिंग में, मार्केटिंग करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है। फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स भी है। इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे आपकी टी, ठीक है, कॉफी, इतने नहीं, हमारे यहाँ से मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गया, चावल, फल, तो इन सब से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में मदद मिलता है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी,
अगर एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट होगा तो जो किसान है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, इससे जो रूरल पॉवर्टी है उसका रिडक्शन होगा और इनइक्वालिटी भी कम होगी। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिड्यूस क्या करता है, जो गैप है आपका रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में, जो मतलब गैप हो जाता है ना, उसको रिड्यूस करता है और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, अब देखो जब फार्मर्स खेती करके अच्छा पैसा अर्न करेंगे तो और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स लेंगे, लाइक ट्रैक्टर लेंगे, फर्टिलाइजर्स, कपड़े, हाउस होल्ड आइटम, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड को इंक्रीज कर रही है। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इकोनॉमिक को स्टेबल बनाता है, क्योंकि ये फूड सप्लाई को इंश्योर करता है, रोजगार हो गया, इनकम जनरेशन। ठीक है, तो एट लास्ट इसमें बस कंक्लूजन देखो, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें जैसे लिखते हैं, मतलब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जरूर लिखिए, बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके पास टाइम भी है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें भी एक दो लाइन का कंक्लूजन जस्ट लिख दीजिए। जैसे आप इसमें भी लिख सकते हैं कि इन सब पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर बहुत ही एसेंशियल होता है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे रहा है। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। वो कह रहा है कि वर्क्स फॉर लैंड इम्प्रूवमेंट आर इनसफिशिएंट इन, मतलब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। देखो वो कह रहा है कि लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा काम किया गया, बट फिर भी वो सब क्या रहा, इनसफिशिएंट रहा। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि लैंड इम्प्रूवमेंट आखिर होता क्या है, तो आप लिखेंगे कि लैंड इम्प्रूवमेंट मीन्स मेकिंग एग्रीकल्चर लैंड मोर प्रोडक्टिव by using better method and facilities such as irrigation, soil conservation, लैंड रिफॉर्म, मॉडर्न टेक्निक। मतलब कि लैंड इम्प्रूवमेंट मीन्स एग्रीकल्चर लैंड को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। अब वो कैसे बनाया गया, उसके लिए क्या किया गया कि अच्छे अच्छे मेथड फैसिलिटी का यूज किया गया, जैसे लैंड रिफॉर्म आए बहुत सारे, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स आई गई, इरिगेशन फैसिलिटी, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब कुछ आए गए। बट इंडिया में इतना सारा वर्क करने के बाद भी क्या हुआ कि लैंड की इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो वही तो हमें पूछ रहा है कि इस एक्सप्लेन को एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को कि ऐसा क्यों, कि भाई लैंड रिफॉर्म्स भी आए गए, सॉइल कंजर्वेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न टेक्निक आई, बट फिर भी लैंड इम्प्रूवमेंट इनसफिशिएंट रहा। तो इन रीजन के कारण लिखोगे आप, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी लिमिटेड थी। वही जो सिंचाई की फैसिलिटी जो कृषि में इतनी महत्वपूर्ण होती है, उसमें ठीक है कि वो आई, बट क्या थी, वो फिर भी लिमिटेड ही थी, हर किसी की पहुंच में नहीं थी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लार्ज पार्ट है एग्रीकल्चर लैंड का, वो स्टिल किस पे डिपेंड करता है, आज भी बारिश पे डिपेंड करता है, क्योंकि इतने ज्यादा कैनाल्स, ट्यूबवेल, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो जिसने कहीं ना कहीं लैंड की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस किया। सेकेंड है आपका सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भी मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए इतनी सारी चीजें की गई, बट फिर भी सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है किसके कारण, जो आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, फ्लड्स के कारण, या हम लैंड मतलब ओवर यूज करते हैं जो लैंड का, तो उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। तो वो ही कह रहा है कि मतलब जो हमने इतने सारे मतलब स्टेप लिए गए थे कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, लैंड का डिग्रेडेशन ना हो, बट फिर भी वो चीज हुई। थर्ड है स्लो लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब बहुत सारे मतलब रिफॉर्म्स क्या होता है कि भी किसी चीज में बदलाव करना, पॉलिसी लाना कुछ इस तरीके से कि वो चीज इंप्रूव हो सके, बेटर हो सके। तो हम जो इतने सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट लेकर आई थी जो इतने सारे लैंड रिफॉर्म्स, लाइक क्या कहा था उन्होंने, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। उसमें यही था कि जैसे किसी के पास छोटी छोटी होल्डिंग है ना, तो उसको कंसोलिडेट, जोड़ के उसको मतलब खेती करना, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। ये रिफॉर्म के बारे में तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर जैसे उन्होंने क्या किया था, जो बीच में ये इंटरमीडियरीज होते थे, इनको एबोलिशन कर दिया, इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। जो ये सारे हैं मैंने आपके साथ लैंड रिफॉर्म इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो जो इतने सारे लैंड रिफॉर्म्स लिए गए थे, ये जो इंटरमीडियरीज है इनको एबोलिशन कर देना, इनका लैंड होल्डिंग मतलब कंसोलिडेशन करना, ठीक है। फिर भी क्या हुआ, जो लैंड रिफॉर्म्स इतनी तेजी से नहीं थे, वो काफी स्लो थे।
लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यही है। आज भी बहुत सारे फार्मर देखो ऐसे हैं जो पुराने मेथड्स टूल का यूज करते हैं, भाई क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई नई मशीन्स का साइंटिफिक फार्मिंग को यूज कर सके। ठीक है, हर किसी की पहुंच में नहीं है, ठीक है, तो जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो हर किसी के रीच में तो थी नहीं। ठीक है, फिर है इनसफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब देखो खेती बाड़ी अच्छे से उसके लिए फर्टिलाइजर्स जिन्हें हम कहते हैं उर्वरक, ठीक है, और खाद का उपयोग किया जाता है। अब उर्वरक क्या होता है, एक तरीके से ना केमिकल रासायनिक कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है कि मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि अच्छा हमारा मतलब उत्पादन हो। उसी तरीके से खाद भी होती है आपकी, जैसे गोबर की खाद हो गई, हरी खाद हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो इसमें, ये सब चीजें मतलब क्या कह रहा है इसमें कि इनसफिशिएंट यूज किया गया आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर का, क्योंकि इनकी ड्यू टू हाई कॉस्ट किसानों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स को अच्छी फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट या जो बायो मैन्योर होती है वो नहीं मिलती है, ठीक है। वो डू नॉट यूज एडुकेट फर्टिलाइजर हो गया जो उनकी खेती में क्या होगा, उत्पादक को अच्छा करेगा, ठीक है। तो वो वही कह रहा कि हर किसी की पहुंच में नहीं था, इनसफिशिएंट यूज हुआ। सेवंथ है इन एडुकेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, GI मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा है, आप पेपर में पूरा लिखिएगा इसे। देखो गवर्नमेंट भी काफी कुछ खर्च करती है लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, लाइक सॉइल की टेस्टिंग पे, इरिगेशन पे, लैंड लेवलिंग पे। वो फिर भी क्या कह रहा है कि इनएडुकेट ही था, इतना ज्यादा नहीं था कि जितने की जरूरत थी। सेवंथ पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर्स। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो, जितने भी देखो गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, हर कोई फार्मर उसके बारे में अवेयर नहीं था। मैनी फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट कि भाई किस चीज के बारे में, कि भाई हमें सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, या जो क्रॉप रोटेशन की टेक्निक का यूज किया जाता था, ठीक है, उसके बारे में, या मॉडर्न लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। बहुत सारे फार्मर्स की तो इसको इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। रीजन क्या हो सकता है भाई, उन इतना अवेयर ही ना हो, इतने एजुकेटेड ही ना हो, या उन तक पहुंच ही ना हो उस चीज की, उस सूचना की, ठीक है। तो भाई अगर सबको नहीं पता चल रही है तो फिर कैसे वो चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है। देन पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, इसमें यही था कि देखो हमारी जो पॉपुलेशन है, इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी, इतना सारा एजुकेशन पे, फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देने के बाद भी इतनी तेजी से बढ़ ही रही थी। अभी जब इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उस पॉपुलेशन की जो फूड की डिमांड है बेसिक सी, उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, जमीन का ओवर यूज होगा, जिससे उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी जमीन की, ठीक है, लैंड की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। अब देखो जैसे कोई बड़े बड़े किसान हैं तो उनको तो इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे मैनर, ट्रैक्टर हो गए या नई नई टेक्निक हो गई, उन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन छोटे और जो गरीब किसान हैं उनके पास पैसा ही नहीं है, तो किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे अच्छे फर्टिलाइजर्स में, अच्छे सीड्स में, या लैंड इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके छोटे या गरीब किसानों को फेस करना पड़ता है। एट लास्ट अब कंक्लूजन में लिख लीजिए, दस द एफर्ट्स मेड फॉर लैंड इम्प्रूवमेंट इन इंडिया आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, कि अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है तो और भी इफेक्टिव लैंड इम्प्रूवमेंट मेजर्स की हमें आवश्यकता है।